हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के लिए बायोलॉजी में आपका एक पढ़ना है जैव प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम आपको जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि आप इस और मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सारा का सारा आपको गेस किया हुआ प्रश्न मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से सारे प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम से संबंधित आपका आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, उत्पाद किसमें पाया जाता है? उत्पाद जो आपका है एक शरीर का अंग है, उत्पाद वह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है, पैरामीशियम, और बी में यूग्लिना, और सी में क्या है, अमीबा, और डी में कोई नहीं। तो उत्पाद जो आपका है अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अमीबा में उत्पाद पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या रात में होता है, या दिन में होता है, या रात और दिन दोनों में होता है, या फिर तो सुबह और शाम होता है? तो आपको मालूम होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हमेशा दिन में होती है, क्योंकि दिन में ही तो प्रकाश होंगे, रात में थोड़े ना प्रकाश होंगे। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। रात दिन की बात किया जाए, तो रात और दिन की बात किया जाए तो रात में नहीं होते, दिन में तो होंगे, लेकिन रात में क्या होंगे, नहीं होंगे। तो रात दिन हम नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सिर्फ क्या, दिन में, क्योंकि दिन में ही प्रकाश हमें मिलती है, तो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और ऑप्शन डी में क्या है, सुबह शाम है। तो आप लोग का मन में लग रहा होगा कि सुबह भी तो प्रकाश होती है, शाम को भी तो प्रकाश होती है, तो सुबह शाम भी होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब सुबह होता है तो देखिएगा सूर्य जो आपका है, जितना आपका 12 बजे दोपहर का टाइम में आपका सूर्य का जो प्रकाश आपको मिलेगा वो आपका सुबह में नहीं मिल पाएगा। यानी देखिए तो सुबह आपका क्या, सूर्य को उगने से पहले भी आपका उजाला छाया हुआ रहता है, और सूर्य को डूबने से पहले भी आपका उजाला को छाया हुआ रहता है। यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना भी रहे तब पर भी आपका सुबह सुबह मॉर्निंग में देखिएगा तो सूर्य को उगने से पहले भी थोड़ा आपका उजाला छाया रहेगा, और डूबने के बाद भी आपका उजाला छाया रहेगा। तो आपका सुबह और शाम भी प्रकाश का संश्लेषण क्रिया जो आपका है नहीं होगा, होगा तो सिर्फ होगा दिन में होगा। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से मिले तब ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है, जो क्लोरोफिल वर्णन होता है उसका रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, या लाल होता है, या फिर तो सफ़ेद होता है? तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है, क्लोरोफिल उसका हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? क्लोरोफिल का हरा रंग होता है। तभी तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरा होती है। किस लिए हरा होती है? तो क्लोरोफिल के कारण ही हरा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रक्त में आयरन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? रक्त यानी हमारे ब्लड में, खून में आयरन की कमी बोले तो लोहा की कमी होने से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है, या मधुमेह, या फिर तो एनीमिया, या फिर तो क्या, उच्च रक्तचाप? तो रक्त में आयरन की कमी से जो हमारा होने वाला रोग होगा वह एनीमिया रोग होगा। यदि हमारे बॉडी का खून, रक्त में यदि आयरन का कमी, यदि लोहा का कमी हो जाए तो उसमें आपका जो होगा, जो रोग होगा, लोहा की कमी का जो रोग होगा, आयरन की कमी से जो रोग होगा हमारे शरीर में उत्पन्न होगा वह एनीमिया रोग ही उत्पन्न होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए में स्वपोषी, बी में मृतजीवी, और सी में क्या, समभोजी, और डी में यहाँ आपका डी है, डी में क्या आपका है, नोट है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो कवक में पोषण में आपका मृतजीवी विधि है। कौन जीवी है? तो मृतजीवी। कवक में आपका जो कवक के जो पोषण में आपका है वो मृतजीवी विधि का ही है। ध्यान दीजिएगा, जो कवक आपका क्या है, जब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब देखते हैं कि रोटी वगैरह को कुछ दिन तक लपेट कर रख दिया जाता है, तो उसके बाद जब आप उसे खोल के देखते हैं तो उसमें थोड़ा मकर की जाली टाइप का आपको हल्का हल्का दिखाई देगा, हल्का हल्का उजला टाइप का जो मकर का जाली होता है उस टाइप का दिखाई देगा। तो उसी को हम कवक कहते हैं। और शैवाल, एक शैवाल भी होता है, एक कवक होता है। तो कवक हम क्या बोले आपको, सबसे बेस्ट आपका एग्जाम्पल यही है कि जब रोटी को कुछ दिन तक हम लपेट कर किसी में रख दिए, कोई कपड़ा में रख दिए, उसके बाद हम उस रोटी को खोल के देखते हैं तो उजला उजला एक आपका जाली सा दिखेगा। तो वही जो जाली देखेगा वही आपका कवक कहलाएगा। और कवक पोषण की कौन सी विधि होती है? तो वह मृतजीवी विधि होती है। आपको समझ में आ गई होगी कि कवक किसे कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन ये नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या है, वसा है, एंजाइम है, या फिर तो उत्सर्जन है, या फिर तो हार्मोन है। तो ऑक्सीजन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीजन जो आपका है क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही है, हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य के जो वृक्क है वह किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, या शोषण से संबंधित है, या उत्सर्जन से संबंधित है, या फिर तो सभी से संबंधित है। तो मनुष्य के जो वृक्क आपका है वह उत्सर्जन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर है, उत्सर्जन से संबंधित ही मनुष्य का वृक्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वयं पोषण, उसको अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन जो स्वयं बनाता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य का प्रकाश, डी में सभी। तो इसका आंसर होगा सभी होगा, यानी कि जो स्वयं भोजन बनाएगा, स्वयं भोजन को अपना प्राप्त करता है, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर सभी होगा, तीनों का जरूरत पड़ता है स्वयंपोषी को। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है, किससे बाहर निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या फिर तो ग्लूकोज से निकलता है, या फिर तो डिक्टियोजोम से निकलता है। तो किससे निकलता है, तो आपका जल से निकलता है, यानी कि H2O से निकलता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए, यानी कि H2O। आपका जल नहीं लिख के H2O लिखेगा तो आपको समझना है कि आपका क्या आंसर होगा, H2O होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वह जल से ही निकलती है बाहर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस सबको क्या फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी एग्जाम से, मैट्रिक परीक्षा हो या फिर तो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब देखिए वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर से सब्सक्राइबर दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे हर एक वीडियो देख सकें। तो चलिए हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आपका जो इस जय प्रकरण चैप्टर है, इसमें से आपका मॉडल सेट वगैरह यदि कोई भी प्रकाशन का बुक यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें से 100 प्रश्न या फिर तो 80 प्रश्न या फिर तो 70 प्रश्न लगभग दिया रहेंगे सिर्फ जय प्रकरण से। ठीक, यदि आप उतना प्रश्न नहीं याद करना चाहते हैं हम, और इस वीडियो में हम 100, 80, 70 ये सारा प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। इस सारा प्रश्न में से जो VVI प्रश्न है उसी को छाटकर इस वीडियो में हम इंक्लूड किए हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप जो भी प्रश्न आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेगा। तो क्या हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो आपका है वह पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, या फिर तो बर्नी लवक में पाया जाता है, या फिर तो श्वेत कण में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल सॉरी मैग्नीशियम आपका जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ, तो क्लोरोफिल में। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीशियम आपका है एक ऐसा यह तत्व है जो कि बिना जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ भी आपका मैग्नीशियम का फीता जलेगा, या आपका मैग्नीशियम का फीता नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है। और बाकी कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलता है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कि नहीं जल पाएगा। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन मिले या ना मिले नाइट्रोजन का भी उपस्थिति में जलने लगता है। तो चलिए अगला प्रश्न ये भी आपको पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहने पर भी जलता है, तो आपका मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम का फीता ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलता हुआ नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यदि आप कोई मनुष्य है, मान लो कि आप कोई भी जब विश्राम अवस्था में रहते हैं, जब सोते हैं, जब विश्राम करते हैं, तो उस अवस्था में मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। ठीक, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है।
72 बार, 80 बार, 60 बार या फिर तो 90 बार। तो कितना बार धड़कता है? तो आपका सही आंसर होगा 72 बार। जब कोई मनुष्य विश्राम की अवस्था में रहेगा तो उसका जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जब जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो किस ओर होता है? नीचे की ओर ऊपर होता है या फिर तो ऊपर की ओर होता है या फिर तो ऊपर और नीचे दोनों होता है या फिर तो इनमें से कोई नहीं होता है? तो जब पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है, जड़ से लेके ऊपरी सिरा की ओर होता है। कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन है? रक्त है, स्वदेश ग्रंथि है या फिर तो वृक्क है या फिर तो मेंडुला है। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जित अंग है वो आपका वृक्क है। क्या है? तो वृक्क है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग वृक्क है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? जो वृक्क की क्रियात्मक इकाई है वो निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में देखिए तो क्या है? कोर्टेक्स है, बी में नेफ्रॉन, सी में क्या है? पेलिवर्स और डी में क्या है? मेंडुला। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? नेफ्रॉन। जो वृक्क का क्रियात्मक इकाई है वो आपका नेफ्रॉन है। क्या है? तो नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है या फिर तो घोड़ों में पाया जाता है या फिर तो कॉकरोच में पाया जाता है या फिर तो स्त्री में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो आपका है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करा कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में, मानव जो ब्लड होता है उसमें 100 ml ब्लड में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? 100 ग्राम होती है, 20 ग्राम या फिर तो 30 ग्राम या फिर तो 40 ग्राम होती है। तो कितना होगी? तो 20 ग्राम होगी। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा 20 ग्राम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है। मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं होती है वह किस रूप से संचित होती है? ए में चेतना, बी में आवेग, और सी में क्या? उद्दीपन, और डी में संवेदना। तो मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं होती है वह उद्दीपन के संचित से होती है। किसके? उद्दीपन के संचित से। अब समझिएगा, थोड़ा इसको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप मान लीजिए कहीं चल रहे हैं और आपका पैर में कोई कांटा चुभ गया, ठीक? कांटा चुभ गया तो आपको तुरंत ब्रेन को पता चलता है कि वो मेरा पैर में कुछ चुभा है, कांटा चुभा है। वो जो आपका मस्तिष्क होता है वो आपको सूचना देता है कि कहाँ सूचना, तो पैर को सूचना दिया कि वो पैर में ही कांटा चुभा है, हाथ में नहीं चुभा है। यही आपको इस क्वेश्चन को कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? तो उद्दीपन की रूप से होती है। समझ गए आप? कि यदि मेरा पैर में कांटा चुभ गया तो तुरंत मस्तिष्क है जो आपका पैर को सूचना देता है कि मेरा पैर में कांटा चुभ गया। यही आपका उद्दीपन कहलाता है। इसी को आपको समझना कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं कि आपका जो उत्पन्न होती है कि संचित होती है वह उद्दीपन के द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन नामक हार्मोन किस कमी से कौन सा रोग उत्पन्न करती है? इंसुलिन नामक जो हार्मोन है, हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होती है? उच्च रक्तचाप, यानी कि जो बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उच्च रक्तचाप उसको हिंदी में बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को हाई होना उच्च रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं उसको। बी में है मधुमेह, सी में है घेंघा, डी में है बैनापन। तो इंसुलिन की कमी से आपका होगा मधुमेह का रोग पकड़ता है, ठीक? इंसुलिन की जो एक नामक हार्मोन है उसकी कमी से आपको शरीर में मधुमेह का रोग उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि तंत्रिका तंतु किस उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? ऑप्शन ए में क्या है? एक्टोडर्म, और बी में क्या है? मेसोडर्म, और सी में क्या है? एंडोडर्म, और डी में आपका है नोड। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो एंडोडर्म होगा। तो एंडोडर्म के उत्पत्ति जो है आपका प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु में जो एंडोडर्म की जो उत्पत्ति होती है वो प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। अगला प्रश्न आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपका है, पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है?
प्रकाश की जब संश्लेषण होती है तो किसकी प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है या फिर तो प्रोटीन की प्राप्ति होती है या फिर तो दोनों की होती है, वसा और प्रोटीन दोनों की होती है या फिर तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी में देखिए आपको ग्लूकोज दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे आपको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इससे किसको प्राप्ति होती है, ग्लूकोज प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, आपका जय प्रक्रम से संबंधित आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में भी हम इसी तरह से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।